स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था और अब इसे आगे करने वाले हैं। अगला चैप्टर है जैव विकास एवं आनुवांशिकी गुणसूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो एक एक्स क्रोमोसोम, एक अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः एक एक्स क्रोमोसोम होता है। जो अनिषेचित अंडा होता है उसमें एक्स क्रोमोसोम होता है। उसके बाद अगर एक्स मिले तो लड़की और वाई मिले तो लड़का होता है। उसके बाद है हंसिया कोशिका रक्ताल्पता डैश के कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण। हंसिया कोशिका रक्ताल्पता हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तरों के कारण होता है। उसके बाद वह रोग जो पुरुषों की तुलना में महिला में बहुत कम होता है। तो पुरुषों की तुलना में महिला में बहुत कम होने वाले रोग का नाम है वर्णांधता, यानी कि कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। उसके बाद है टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। तो टर्नर सिंड्रोम में 45 क्रोमोसोम प्रभावित होते हैं। टर्नर सिंड्रोम में कितने क्रोमोसोम प्रभावित होते हैं? तो 45 क्रोमोसोम टर्नर सिंड्रोम में प्रभावित होते हैं। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा बीटी कपास है। भारत में आनुवांशिक रूप से संशोधित एवं वाणिज्यिक तौर पर सर्वप्रथम जारी पौधा बीटी कपास है। पेनिसिलिन डैश नामक सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन कवक नामक सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन डैश सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। तो पेनिसिलिन जो है सो कवक नामक सूक्ष्मजीव से प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध डॉली भेड़ डैश तकनीक के परिणाम स्वरूप अस्तित्व में आई। तो क्लोनिंग के तहत जो है सो डॉली नामक जो भेड़ है वह अस्तित्व में आई। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक स्थापित किया गया है लखनऊ में। एशिया का प्रथम मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया है? तो लखनऊ में। एक जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रोच जिसमें डीएनए इंसर्ट किया जाता है, हटाया या प्रतिस्थापित किया जाता है, यह है जीनोम एडिटिंग। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यह क्वेश्चंस अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और यह एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया गया है चैप्टर बाय चैप्टर। यह आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पैतृकता का निर्धारण अब संभव है डीएनए जांच द्वारा। पैतृकता का निर्धारण किसके द्वारा संभव होता है? यानी कि डीएनए जांच के द्वारा पता लगाया जा सकता है। अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट सिद्ध करता है जैविक साक्ष्यों से अपराधी की पहचान। अपराधी की पहचान करने में भी डीएनए का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में डैश जांच में स्वीकार किया जाता है। तो डीएनए जांच में, तो डीएनए जांच के रूप में पसीना भी स्वीकार किया जाता है। अगला है कि जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन क्या कहलाता है? तो जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन ह्यूगो डी व्रीज ने किया था। एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे उसके पुत्रियों के पुत्रों में, यानी कि सेकेंड जनरेशन में जो है सो वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, पहले जनरेशन में नहीं होगा। अगर एक वर्णांध पुरुष एक सामान्य महिला से विवाह करता है तो उसके सेकेंड जनरेशन में वर्णांधता के लक्षण उत्पन्न होंगे, यानी कि उसके पुत्रियों के पुत्रों में। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है मेंडल ने अपने
चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का प्रयोग किया था वह था गार्डन पी यानी कि मटर। मेंडल ने वंशागति नियमों को प्रतिपादित करने के लिए मटर के पौधे का उपयोग किया था। उसके बाद यौन संबंधित आनुवंशिक रोग। यौन संबंधित आनुवंशिक रोग कौन सा है? तो हीमोफीलिया जो है सो यौन संबंधित आनुवंशिक रोग है। उसके बाद है डायनासोर्स। डायनासोर्स कहाँ पाया जाता है? तो डायनासोर्स जो है सो मेसोजोइक युग में पाया जाता है। एक प्राकृतिक ज्वालामंदक। एक प्राकृतिक ज्वालामंदक क्या है? तो डीएनए जो है सो एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। डीएनए क्या है? तो डीएनए एक प्राकृतिक ज्वालामंदक है। आरएनए एक बहुलक अणु है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आरएनए का पूर्ण रूप होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए क्या है? तो आरएनए एक बहुलक अणु है। इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका पूर्ण रूप होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? तो डीएनए का पूर्ण रूप होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए का पूर्ण रूप डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई क्या है? तो आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई है जीन, यानी कि आनुवंशिकता की जो इकाई है उसे हम जीन कहते हैं। तो निम्न एक जीन का गठन करती है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जो है सो जीन का गठन करती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स जीन का गठन करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न नाइट्रोजन क्षार डीएनए से संबंधित नहीं है। तो यूरेसिल जो है सो डीएनए से संबंधित नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि सामान्य कोशिका में डीएनए से आरएनए तक आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सामान्य कोशिका में डीएनए से आरएनए तक जो आनुवंशिक जानकारी के प्रवाह होता है उसकी प्रक्रिया को हम प्रतिलेखन कहते हैं। डीएनए को प्रमुख रूप से डैश कोशिका में संग्रहित किया जाता है। तो डीएनए को प्रमुख रूप से नाभिक में संग्रहित किया जाता है। डीएनए को प्रमुख रूप से कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो डीएनए को नाभिक में संग्रहित किया जाता है। नाभिक के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो नाभिक के अतिरिक्त जो है सो डीएनए कहाँ उपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। नाभिक के अतिरिक्त डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। किस प्रक्रिया को किसी भी न्यूरीकरण रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है? सॉरी, यहाँ है कि किस प्रक्रिया को कभी कभी न्यूनीकरण विभाजन यानी कि रिडक्शन डिवीजन कहा जाता है, क्योंकि यह शुक्राणु और अंडे बनाने के लिए गुणसूत्रों की संख्या को सामान्य संख्या से आधा कर देता है। तो अर्धसूत्री विभाजन में जो है सो गुणसूत्रों की संख्या सामान्य संख्या से आधा हो जाता है। उसके बाद मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं, यानी कि मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? तो 23 जोड़े होते हैं। कुल गुणसूत्र 46 होते हैं। उसके बाद पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका होती है। तो पॉलीसोम के राइबोसोम की क्या भूमिका होती है? तो एमआरएनए के प्रोटीन के रूपांतरण करने में मदद करना। पॉलीसोम के राइबोसोम की भूमिका एमआरएनए का प्रोटीन रूपांतरण में मदद करना काम होता है। उसके बाद केंद्रीय डागमा के लिए सही क्रम क्या है? तो केंद्रीय डागमा के लिए सही क्रम है डीएनए प्रतिकृति, उसके बाद एमआरएनए प्रतिलेखन, उसके बाद प्रोटीन स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन है मानव लिंग गुणसूत्रों का बच्चे के लिंग निर्धारण करते हैं, जहां XX का परिणाम लड़की होता है। XX का क्या परिणाम होता है? तो लड़की। पिता के गुणसूत्रों के किस संयोजन से लड़की का जन्म होता है? तो XX से लड़की का जन्म होता है। तो एक मानव कोशिका में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो एक मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्रीय संयोजन उत्तरदायी है? तो पुरुष में पुरुषत्व के लिए यानी कि लड़का के लिए XY गुणसूत्र उत्तरदायित्व है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि झिल्लीदार गर्दन अभिलक्षण है टर्नर संलक्षण का। झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? तो टर्नर संलक्षण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है
जो हिनजियो नाम की एक अमेरिकी कोशिकीय आनुवंशिक विज्ञानी ने किस वर्ष में एक शोध प्रकाशित किया जिसमें 2n = 46 को मानव गुणसूत्रों की सटीक संख्या के रूप में परिभाषित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। एक मेंडेलियन विकार नहीं है, डैश एक मेंडेलियन विकार नहीं है, तो टर्नर सिंड्रोम एक मेंडेलियन विकार नहीं है। टर्नर सिंड्रोम एक मेंडेलियन विकार नहीं है, मेंडेलियन विकार नहीं है। निम्न वैज्ञानिक ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम के मौलिक कानून की खोज की थी? तो जॉन ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधों पर काम करते हुए वंशानुक्रम का खोज किया था। जॉन ग्रेगर मेंडल का आनुवंशिकता का मूल नियम किस सब्जी पर उनके द्वारा किए गए कार्य पर आधारित है? तो मटर के पौधे पर। जॉन ग्रेगर मेंडल ने अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। तो विल्सन रोग, अगला क्वेश्चन है कि विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें डैश शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है? तो कॉपर। विल्सन रोग एक आनुवंशिक रोग है जिसमें कॉपर शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो विल्सन रोग का लक्षण इसमें से कौन सा नहीं है? तो रतौंधी जो है सो विल्सन रोग का लक्षण नहीं है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, मेंडल को डैश के रूप में जाना जाता है? तो जेनेटिक्स के जनक के रूप में जॉन ग्रेगर मेंडल को जाना जाता है। तो मेंडल को जेनेटिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि पुनेट स्क्वायर में क्रॉस AABB के साथ कितने AABB जीनोटाइप बनेंगे? तो इसमें 4 जीनोटाइप बनेंगे। आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? तो आइसोग्राफ्ट कहते हैं। तो आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया था? चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने दिया था। विकासवाद का सिद्धांत यानी कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन ने दिया था। निम्न काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? तो भारत में शुतुरमुर्ग कौन से काल में पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में। भारत में शुतुरमुर्ग कौन से काल में पाए जाते थे? तो पूरा पाषाण काल में पाए जाते थे। अगला क्वेश्चन है कि शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है? तो शब्द उत्परिवर्तन मुख्य रूप से आनुवंशिक गलती को प्रदर्शित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण निर्धारक क्या है? तो जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारक प्रवसन है। जनसंख्या परिवर्तन का महत्वपूर्ण निर्धारण क्या है? तो प्रवसन है। एक आनुवंशिक विकार नहीं है। कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है? एड्स एक आनुवंशिक विकार नहीं है। उसके बाद लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर किस अवधि के अंत में विलुप्त हो गए? तो डायनासोर जो है सो क्रेटियस युग के अंत में विलुप्त हो गए। डायनासोर किस अवधि के युग में विलुप्त हो गए? तो क्रेटियस युग के अंत में डायनासोर विलुप्त हो गए। उत्परिवर्तन का सिद्धांत डैश के द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो ह्यूगो डी व्रीज के द्वारा। उद्विकास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? तो चार्ल्स डार्विन ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, डैश महाकल्प को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है? तो नूतन जीव यानी कि सीनोजोइक को स्तनधारियों का महाकल्प के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसकी देन है? तो डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत लुइस अल्वारेज के द्वारा दिया गया था। तो डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो लुइस अल्वारेज के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, डैश एक अवशेषी अंग है? अवशेषी अंग क्या है? तो अपेंडिक्स जो है सो एक अवशेषी अंग है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम के उत्तर
जीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा यह कथन दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, व्यक्ति को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। तो अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। अर्नस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। 20वीं सदी का डार्विन किसे कहा जाता है? तो अर्नस्ट मेयर को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एक दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और वस्तुतः अन्य भौगोलिक स्थानों में प्रसारित होता है। तो इसे क्या कहते हैं? तो अनुकूली विकिरण कहते हैं। अगर कोई भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का विकास एक स्थान से शुरू होता है और अन्य भौगोलिक स्थानों में प्रसारित होता है तो उसे अनुकूली विकिरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह कौन सा प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल है जहां डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल पाया गया था? तो डायनासोर का पूर्ण कंकाल वधामना महाराष्ट्र में पाया गया था। डायनासोर का एक पूर्ण कंकाल वधामना महाराष्ट्र में पाया गया था। अगला क्वेश्चन के निम्न में से यह सुझाव दिया कि जीवन की उत्पत्ति सरल और कार्बनिक अणु से बनी हुई है। तो जे.बी.एस. हाल्डेन ने यह सुझाव दिया है कि जीवन की उत्पत्ति सरल और कार्बनिक अणु से हुई होगी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और इसके आगे अगला चैप्टर है कोशिका, उत्तक एवं अंग। यह हम अगले वीडियो में करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।